बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। पूरे दिन वो ऑफिस के कामों में मसरूफ़ रहा था। इतने दिनों की गैर हाज़िरी में उसके काफ़ी काम पेंडिंग पड़े थे। शाम के 6 बजे वो फारिग होता कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के उठा। गाड़ी में बैठती उसने सबसे पहले खुर्रम को कॉल मिलाई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हो तुम? अभी आधे घंटे में कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचो। अपनी बात करता वो फ़ोन रख गया जब नज़र स्क्रीन पर जगमगाने वाले मैसेज पर गई। स्वीट हार्ट का नाम देखते ही वो मैसेज खोल गया जहां गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट था। वो सुबह उसके उठने से पहले ही निकल आया था। उसका टेक्स्ट पढ़ते ही मूड बहाल हुआ, लेकिन फ़िलहाल वो उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। उसकी बेइतबारी ने तस्मीर खान के दिल को बेहद तकलीफ़ पहुंचाई थी। ये सिर्फ वही जानता था। वाट, वो आपकी दादी खुर्रम की? हैरानगी पर वो बात उच्चा गया। हाँ, अब तुम हैरत काम करो अपनी और मुझे ये बताओ, गुल खान वाले मामले का क्या सोचा? वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर थे जहाँ उसने खुर्रम को भी बुला लिया था। उसके सामने अपने गुजारे 2 महीने लहराए थे जब उसे उस शहर से दूर एक वीरान से कमरे में कैदी के तौर पर रखा गया था। खुर्रम के ताल्लुकात के बहस महकमे वालों ने उसे जेल के बजाय यहाँ रहने को कहा था। मीर खान ने उस पर खुद चलाई गई गोली का केस किया था जिसमें उसके खिलाफ और भी बहुत से गलत कामों के निकले सबूत उसने अदालत में पेश किए थे। इन सब में भी इसने खुर्रम से अपने ऊपर किए जाने पहले हमले से लेकर कुबरा की किडनैपिंग तक के सारे मामले पर गौर करने को कहा था, जिस पर उसने अम्मा जान की कुछ रिकॉर्डिंग्स निकलवाई थी। जो भी था, इस सब में खुर्रम ने उसका बहुत साथ दिया था। सर मेरी माने, आप गुल खान को रहने दें भी, वो वैसे ही अपनी ज़मीन की वजह से पागल हुआ पड़ा। अगर हमने उसे मज़ीद छिड़ा तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। मीर खान भी उसके पीछे पड़ा है। आप खुद कुछ दिनों के लिए घर में ही रहें। खुर्रम हमेशा की तरह उसे समझा, कुछ नहीं होगा। तुम सब उस जगह पर अपने बंदों को भेजो और उनसे कहो कि उनके हर कदम पर नज़र रखें। हम वहीं से उसका ये सारा काम तमाम करेंगे। बहुत खेल लिया उन लोगों ने नौजवानों की ज़िंदगियों से। वो अपना इश्तियाल दबाए कहने लगे, वैसे सर आपको ला की जगह पुलिस में होना चाहिए था। खुर्रम के अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। पुलिस को तुम जैसे अक्लमंदों की ज़रूरत है, मुझ जैसे जज्बातियों की नहीं। उसके कंधे को थपथ पता वो चलने का इशारा कर गया। सीन भी कर लिया, जवाब भी नहीं दिया। अपना मोबाइल दिन में कोई छठी बार वो देख रही थी जहां उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। क्या सोच रही हो? सब बात को आज रुखसाना बेगम ने खुद बुलाया था। जून घर पर मौजूद नहीं था इसलिए वो भी यहाँ आ गई थी, वरना उनकी शादी में अब बस हफ्ता ही रह गया था। हाँ, आज तो दुल्हन मैडम तशरीफ़ लाई हैं। उसे देखते ही खुशगवार हैरत हुई थी। हाँ, फुफ्फू ने बुलाया था। तुम बताओ कौन सी सोचों में गुम थी? उसे मेरी की सारी कहानी तो वो वैसे ही बता चुकी थी, जिसमें उसके साथ साथ सबात भी तस्वीर कोई गलत होने का टैग पहना चुके थे। वो कल उसने झुझकते हुए कल की सारी कहानी उसे बताई थी कि उसकी बात पर सबात हैरत से पूरी आंखें खोल गई। कोई इस हद तक भी गिर सकता है? वो उसी पोजीशन में बोले, शर्म से डूब लो अब तुम उस गिलास के पानी में। अपने इतने अच्छे शोर पर शक किया तुमने? उसने फौरी से पैंतरा बदला था, जिस पर कुबरा ने मुंह बनाकर उसे देखा। हम पता नहीं अब कैसे मनाऊंगी मैं उन्हें, मुझे तो मनाना भी नहीं आता। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर बोली, अच्छा टेंशन मत लो, मजाक कर रही थी मैं। वो क्यों नाराज़ होंगी, इतने अच्छे तो हैं तस्मीर भाई। इस बात उसे हौसला देने, कोई अच्छे नहीं है, जब गुस्सा आता है तो एक नंबर के खड़ूस बन जाते हैं, मेरी जान हल्कान करते हैं। गुस्सा तो फिर हिटलर से सौगात में लेकर आया मैं भी। अब जब तक रूम में नहीं जाऊँ जब तक तुम खुद नहीं मान जाते। खड़ूस कहीं के। वो हनूज चेहरा दोनों हाथ में दिए बोल रही थी। जब सबात की जगह उसकी आवाज़ से दिल धक से लगे, मेरी बुराइयां कर ली हैं तो कॉफ़ी भिजवा देना रूम में। उस पर एक नज़र डाले वो अपने रूम की जानिब बढ़ गया कि उसके जाते ही कुबरा ने झटके से सर उठाया था, जहाँ सबात बामुश्किल अपनी हंसी रोके हुई थी। तुम मेरे हाथों कत्ल होगी, बता नहीं सकती थी कि पीछे खड़े हैं मेरे? कैसे बताती? वो सुन ही चुके थे। अब जाओ बच्चों, जाकर क्लास लेकर आओ, सबात शरारत से कहती, उसे मजीद रूहानसी करके। वैसे फिर वो कहाँ है? मुझे बुलाकर अब तक नज़र ही नहीं आई। उसके उठता देख वो भी साथ उठ रही थी। ये रही मैं फुफ्फू की जान। जब रुखसाना बेगम मुस्कुराती हुई उसके पास है, चंद एक बातों के बाद वो उसे कल की सारी गुफ्तगू बताने लग गए, जिनमें सबसे बढ़कर उसके बाप का बेगुनाह होना था। एक करंट सा लगा था उसे। फुफ्फू, मैंने कहा था ना आपको, मेरे बाबा बेगुनाह हैं। तशक्कर से उसकी आंखें भीगने लगी। हाँ, मेरा बच्चा, तुम्हारा बाप और मेरा भाई बेगुनाह है। हम सब आएंगे उनसे मुआफ़ी मांगने, आगा जान भी आएंगे और असल गुनहगारों को भी अब आगा जान जल्दी इस हवेली से निकाल बहल करेंगे। वो खुद भी रोते हुए
اسے گلے لگائے، میں ذرا سلمہ بھابھی کو دیکھ لوں، تم یہیں رہنا، رات کا کھانا کھا کر جانا۔ چلو شاباش، تم جاؤ، جا کر کافی بناؤ تسمیر بھائی کے لیے۔ میں برکت کو دیکھتی ہوں، سامنے کھڑی کبرا یاد دیوار کے سب ہاتھ برکت کے روم کی جانب چلے۔ کچھ لمحوں بعد وہ کافی کا کپ تھا، میں دھڑکتے دل سے روم میں، شاید وہ روم میں نہیں تھا، کچھ سوچتے ہوئے وہ بالکنی کی جانب بڑھ گئی تو اسے وہ نیچے ہی لان میں علی صاحب سے کچھ باتیں کرتا نظر آیا۔ مجھے کافی کا کہہ کر خود نیچے چلے گئے۔ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھے وہ واش روم کی طرف گئی۔ نہیں ڈیڈ، میں آغا جان کو بالکل رکوں گا، عبدہ بیگم کے لیے انہوں نے یہ چھوٹی سزا منتخب کی ہے، اگر وہ آج فیصلہ نہ کرتے تو میں خود انہیں اندر کرواتا۔ وہ اپنی ہی بات پر بازید تھا۔ علی صاحب اسے کب سے منانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آغا جان کو عبدہ بیگم کو گھر سے نکالنے کے لیے منع کرے، جس پر وہ صاف انکار کر گئے۔ جن سے بحث کے بعد وہ تھکا سا روم کی طرف آیا۔ آفس سے آنے کے بعد بھی فریش ہونے سے پہلے اسے علی صاحب نے بلا لی تھی۔ اب اس کا ارادہ سیدھا ہاتھ لینے کا تھا۔ روم میں آتے ہی نظر ٹیبل پر رکھی کافی پر گئی۔ اس کا مطلب وہ کافی رکھ کر جا چکی تھی۔ ڈریسنگ پر اپنی چیزیں رکھتا وہ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھنے لگا۔ اس نے یہاں آتے ہی بالوں اور بیئرڈ کو سیٹ کروا لیا تھا۔ ٹائی اتار کر ڈریسنگ پر رکھنے لگا۔ جب کلک کی آواز سے واش روم کا دروازہ کھلے وہ باہر نکل آتے ہی اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کا نام گلے چہروں کو سنجیدگی سے دیکھتا چند قدم بڑھا کر اس کے قریب ہے، بغیر کچھ کہے وہ اس کے مزید قریب ہو، جس پر کبرا بے اختیار آنکھیں میچ کی۔ اس نے اس کی بند آنکھوں کو کافی لمحے ایسے ہی نظروں میں اتار کر ذرا پیچھے ہوا کہ کافی دیر اس کی کوئی جسارت نہ ہونے پر وہ آنکھیں کھول گئی۔ وہ اب بھی اس کے قریب ہی کھڑا اس پر گہری نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا، کیا تھا جو اس وقت اس کی آنکھوں میں نہیں تھا، وہی کرب جو اس نے اس رات نیند میں ہونے کے باعث محسوس نہیں کیا تھا، وہی تکلیف جو کبرا اسے انجانے میں پہنچا گئی تھی، وہی غصہ جو اس پر اعتبار نہ کرنے کا تھا، وہی ہجر کی تلخیاں جس سے وہ اب بھی گزر رہا تھا۔ آج دور نہیں کرو گی مجھے؟ اس کے لہجے کی چپن سے کبرا کا دل ڈوب کر اوپر سوری میں اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب وہ اس کی بات سنے بغیر تیز سے واش روم میں جاتا، دھاڑ سے دروازہ بند کر کے بدتمیز خڑوس اس کی آنکھوں میں اب نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ کہاں اس کا اگنور کرنا برداشت کر سکتی تھی، اپنی غلطیوں کا اب سختی سے احساس ہوتا۔ میں بھی اب بات نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ برکت سے باتیں کر کے وہ ٹیرس پر آئی تھی۔ جون گھر میں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں سبات کو پہلی بار عجیب لگتا۔ اب جب بھی وہ یہاں آتے تھے تو جون پہلے سے ہی موجود ہوتا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی جب اس کا فون چیختا نام دیکھتے لبوں پر حسین سی مسکراہٹ رنگی تھی۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا جناب، ورنہ آج اتنے مصروف رہنے والے لوگوں نے پہلی ہی رنگ پر کال اٹھا لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی خوشگوار آواز گونجی۔ نہیں، آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، میں ابھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کہتے ساتھ ہی اس نے زبان دانتوں تلے دبائی کہ اس کی بات سے دوسری طرف جون پہلے تو حیران ہوا، پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراہٹ گہرے کی اس سے مخاطب، ہم تو کیا سوچ رہی تھی، بس وہ آج مجھے پھوپھو نے یہاں بلایا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کیسے تسمیر بھائی نے بابا کے اوپر لگا الزام ہٹایا۔ میں بہت خوش ہوں آج۔ میں بھی۔ اس کے لہجے کی خوشی سنائی دینے پر وہ خود بھی خوش ہو گئے، لیکن ماں نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ۔ انہیں معلوم تھا کہ میں آج اسلام آباد جا رہا ہوں، جب بھی آپ کو بلایا ہے وہ شکوہ کرنے لگا، اچھی بات ہے آپ نہیں ہیں گھر پر، اب آپ صرف مجھے ایک ہفتے بعد ہی دیکھیں۔ سب بات ہنستے ہوئے بولی، ہاں ہنس لیں، ایک ہفتے بعد آپ کو اچھے سے سب بتاؤں گا، زو موانی انداز میں کہتا۔ وہ اسے سور کر گیا، میں نیچے جا رہی ہوں، پھوپھو بلا رہی ہیں۔ کال رکھتے وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر سب موجود سوائے اس کے جس کا کہنا تھا جب تک اماں جان اس گھر میں ہیں وہ ان کے ساتھ ایک جگہ نہیں بیٹھے گا۔ کبرا بیٹا تم ایسا کرو، تسمیر کا اور اپنا کھانا روم میں ہی لے جاؤ۔ سلمہ کے کہنے پر وہ سد پر کر رہ گئی، ایک تو اتنی بھوک لگ رہی ہے، اوپر سے اتنے ناراض ہو کر بیٹھے مجھ سے کھڑوس کہیں کہ خود سے کہتی۔ اچانک سے اسے شرارت سوچی تھی، تیز سے کچن میں جا کر وہ اس کے لیے نکالے ہوئے سالن میں 2 چمچ مرچیں ڈال گئی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو مرچیں چبانے کی، اب اصل والی مرچیں چبا کر دیکھے نا۔ نکالے میں نے آنکھوں سے آنسو تو میرا نام بھی کبرا تسمیر خان نے، کہتے ساتھ ہی وہ ملازمہ کو ساتھ لیا۔ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سے اپنے روم کی جانب گئی۔ کچھ دیر پہلے جن آنکھوں میں نمی تھی اب ان میں شرارت کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ روم میں آتے ہی نظر اس پر گئی، وہ صوفے پر لیٹنے کے انداز میں سامنے رکھی ٹیبل پر پاؤں رکھے بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ ہاں بس اب تم جاؤ، میں لے جاؤں گی۔ ملازمہ کو دروازے پر چھوڑے ٹرے بیڈ پر رکھے جانتے تھے تسمیر کو روم میں کسی بھی تیسرے کا آنا قبول نہیں تھا، کھانا لگ چکا۔ اس کے خود کو نظر انداز کرنے پر وہ بلند آواز میں اعلان کرنے لگی، مجھے بھوک نہیں،
लग रही। वो हनूस लैप टॉप पर नज़र जमाए हुए था कि उसके इनकार से कुबरा को अपना प्लान नाकाम होता महसूस हुआ। अगले ही लम्हे वो उसके पास जाती, उसकी चौड़ी कलाई दोनों हाथों से थाम गई। आए ना साथ खाते हैं, मैंने सही सुबह से कुछ नहीं खाया और अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। उसकी बात पर तस्मीर ने आंखें सिकुड़ कर उसे देखने लगा। इतनी मेहरबान तो वो कभी हो ही नहीं सकती। कौन सी खिचड़ी चल रही है अब तुम्हारे दिमाग में? उसके गौर से देखने पर कुबरा स्टप्ड आई, कहीं वो उसकी चोरी पकड़ ही न ले। नहीं खाना तो मत खाए, मैं भी नहीं खा रही, घबरा कर कहती। वो उसका हाथ छोड़ती बेड पर आ गई। इतना तो वो जान गई थी कि वो अपने खाने पर कंप्रोमाइज़ कर सकता था, लेकिन उसके बारे में वो किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। एक लम्हे की देर किए बगैर वो उसके पीछे है। उसे देखते वो चहकती हुई प्लेट सेट करने लगी। पहला नवाला लेते ही उसने एक नज़र कुबरा को देखा, वो जो कब से उसे शरारत से देख रही थी। उसके देखने पर सटपटा कर मुँह झुकाए फिर से खाने लगी। उसकी हरकत पर तस्मीर की मुस्कुराहट गहरी। अब सारी मेहरबानी समझ आई थी। अब की बार वो रिलैक्स होकर मज़े से खाना लगा। कुबरा वक्फे से उसे देख रही, जो ऐसे कहा जैसे इसमें कुछ मसला ही ना हो। काफ़ी देर उसे देखने पर उकता कर वो उसकी प्लेट में से एक नवाला ले, जिसे खाते ही उसकी नाक आंखें सब लाल हुई थी। पानी दे, उसे गुरु से नवाजती। वो चिल्लाई, जिस पर तस्मीर का जानदार कहका गूंजा था, बहू अगली बार ऐसी मिर्चें डालो तो ज़्यादा डालना, हंसते हुए कहता। वो उसे पानी का गिलास पकड़ा के कुबरा उसकी हंसी में खोई सी थी। डार्लिंग क्यों खुद की जान हलकान करती हो? ये स्पाइसी खाने मैंने लंदन में बहुत खाए, ये तो फिर कुछ नहीं था। वैसे अब तुम सोचो मेरा रिटर्न रिवेंज क्या होगा? उसको उठा देख वो सुलगा गया। तो आपको मिर्चें लगी तो नहीं ना, इसलिए कुछ ही आपको मिर्चें लगी तो नहीं ना, इसलिए कोई रिवेंज नहीं बनता। वो कैसे भूल गए थे कि ये शख्स अपना रिटर्न रिवेंज कभी नहीं भूलता था। उसकी नज़रों से बचती वो जल्दी से चीज़ें समेट कर बाहर निकल गई। कुछ ही लम्हों के बाद वो कॉफ़ी के 2 मग लिए रूम में और सामने का मंजर देखकर उसे अपना कदमों पर खड़ा होना मुश्किल लगा। उफ अल्लाह, ये मेरा रूम है। चारों तरफ नज़र घुमाती वो पागल सी हुई। बेड शीट अपनी जगह से आधे नीचे थी, ड्रेसिंग कुछ चीज़ें नीचे पड़ी थी और बाकी वहीं बिखरी थी। उसकी वार्डरोब से आधे कपड़े बाहर निकले, उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। तस्मीर, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, गुस्से से चलती वो बालकनी में उसके पास आई। कॉफ़ी के मग जल्दी से पकड़े वो अपने ही साथ ही बालकनी में ले आई। वो मज़े से सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ़ था जब उसकी चीख सुनकर चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट रेंगी थी। थैंक यू, उसके हाथ कॉफ़ी लेता वो ठंडे लहजे में बोला, मैं जान से मार दूंगी आपको, शर्म नहीं आती मुझे तंग करते हो? गुस्से से कहती। वो कप साइड पर रखे उसके ऊपर झपटी थी। अब तुम ज्यादती कर रही हो, मेरा सब्र आजमा रही हो, खुमार आलूद लहजे में कहता। वो उसकी बीट मिस करवा गया। झटके से वो उससे अलग हुई। मैं नहीं समेटूंगी ये कमरा, गुस्से से कहती। पलट गई कि तस्मीर पीछे हंसते हुए सारा झटक गया। ये तो छोटा सा रिटर्न रिवेंज था डार्लिंग। अगर मुझे तुम्हें ठीक से सबक ना सिखाना होता तो अपने तरीके से रिटर्न लेता, खुद से बोलता। वो कोई गुण भरने लगा। शादी के दिन अब कुछ ही दूर थे। कल रुआन और बरकत की मेहंदी थी। तस्मीर उससे तलाक रवैया ही अपनाया हुआ था, जिसकी वजह से वो अब आजकल चिड़चिड़ी ही रहती थी। अब भी वो उसी के ख्यालों में बैठी थी। जब वो रूम में दाखिल हो, शायद अभी ही वो ऑफिस से आया था, उसे नज़रअंदाज करता अपने कपड़े लिए वो वॉशरूम में बंद हो गए। कुछ लम्हों में फ्रेश सा वो ब्लैक ट्रैक सूट में बाहर निकला। आज उसे हर हाल में उस मगरूर शहजादे से बात करनी थी जो इतने दिनों से उससे बेरुखी अपनाए। उसे अपनी गलती का एहसास बहुत से दिला चुका था। मुझे बात करनी है आपसे। उसे लैपटॉप में मसरूफ़ देख वो आंखों में उमड़ने वाली नमी छुपाए बोली, आपसे मुखातिब हूँ। उसे नज़रअंदाज करता देख अब की बार आवाज़ बुलंद की। तस्मीर ने उसे एक नज़र उठाकर देखा। वो बामुश्किल अपने आंसू पर बांधे हुए थे। बोलो सुन रहा हूँ। उसकी आंसू से हमेशा ही पिघल जाता था। वैसे भी इतने दिन से वो जिस तरह इससे बेरुखी अपनाया हुआ था, ये सिर्फ वही जानता था। आप वो मैं डिवोर्स का पूछने आई हूँ, दे दूंगा जल्दी। उसके चेहरे का रंग फाक होना पहली बार तस्मीर को अच्छा लगत नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स, मैं तो सॉरी करने आई थी। उसकी बात से कुबरा जो आंसू रोके हुई थी अब जब्त हो चुकी थी। किस चीज़ की सॉरी? उसे गहरी नज़रों से सरता पाँव तक देखा था। मुझे यकीन करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, सॉरी। वो अब हिचकियों से रोना शुरू थी। कम यार, उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। हाँ, उसका मुंह खोला का खोला। कम यार। उसके दोबारा कहने पर वो सुसु करती उसके पास जा वो उसे अपने ऊपर खींच गया। इतनी आसानी से तो मैं माफ़ नहीं करूँगा जब तक मनाओगे नहीं मुझे, जब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। उसे अपने हिसार में लिए खुमार आलूद लहजे में बोल, जबकि वो उसका हिसार पाती हिचकियों से रोना शुरू हुई थी। उसकी तो कमी रह थी जो वो इतने दिनों से महसूस कर रही। तस्मीर ने भी उसे रोने से नहीं रोका। और उन पर भी रहम किया करो, मुझ पर नहीं करती तो उन पर तो कर दिया करो, जानती मुझे इनमें आंसू बर्दाश्त नहीं है। उसकी आंखों को बारी बारी मोहब्बत से चुमता वो उठ गया था। अगर उसे
سیدھا وہ اس کے پاس رہتے تو وہ اپنی ناراضگی اس کے منانے سے پہلے ہی ذیل کر دیتا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔